नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र मीडिया से धर्मेंद्र सिंह। आज आपकी मुलाकात जो कराने वाला हूँ वो पद्मशाली समाज से आते हैं और काफ़ी होनहार बच्चे हैं। और जो आपकी मुलाकात कराऊंगा आप देखेंगे कि कैसा उन्होंने लाइफ में अचीवमेंट किया। एक समाज को भी गर्व होगा कि हमारे समाज की लड़की एक बाहर जाके सबसे टॉपर आती है इंडिया से बाहर जाके, और उस समाज के जितने भी लोग देखेंगे बच्चे, उनको भी प्रेरणा लेना चाहिए इस बच्ची से कि ये पद्मशाली समाज की एक बच्ची हमारी समाज की बाहर जाके इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, और हमारे भी बच्चे जब वो कर सकते तो ये क्यों नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। और सारी मुलाकात बच्ची कैसी गई, वहाँ पे क्या क्या उसको कठिनाई आई, और सारी चीज़ें, माँ बाप का क्या योगदान है, आप कंटिन्यू हमारे मुलाकात जो चालू है अभी, उस मुलाकात में आप कंटिन्यू देख। तो आज आपके साथ सामने आने का कारण एक ही है। आज आप देखेंगे इस भारत देश में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि सब कुछ रहने के बाद भी पैसा है, सब है, और उनके ड्रीम नहीं है कि करना क्या है। उनके पास गोल नहीं है, उनके पास टारगेट नहीं, विजन नहीं है। जिन बच्चों के पास विजन है, जिन बच्चों के पास टारगेट है, जिनके पास गोल है, वही लाइफ में कुछ कर सकते हैं। आज हम ऐसी फैमिली के साथ बैठे हैं कि आज हमारे साथ जो बच्ची बैठी है उसके पास बचपन से एक गोल था, बचपन से एक विजन था कि मुझे लाइफ में ये करना है। आज उस लाइफ में एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट उनको मिला है और वो सफल भी हुई। तो मैं आज ऐसी फैमिली से आपकी मुलाकात कराऊंगा कि हो सकता है उस फैमिली के, उस बच्ची के आपको बातें सुन के, उसका नॉलेज सुन के आप भी प्लानिंग कर रहे होंगे कि आपके बच्ची को कहाँ पहुँचाना है, आपके बच्ची को क्या गोल टारगेट देना है। वो सारी चीज़ें अब आज हम चर्चा करेंगे। और अगली मुलाकात कराता हूँ मैं हमारे बच्ची के माँ बाप से। और सर बताइए, आपका परिचय बताइए। मेरा सर नाम रविंद्र सुधाकर राव नक्कनवार है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और चंद्रपुर में रहने वाला हूँ। आप बताइए बेटा। मेरा नाम अक्षिता रविंद्र नक्कनवार है और मैंने ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स किया और न्यूकासल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इंग्लैंड से। आपको परिचय बताइए। शारदा रविंद्र नक्कनवार, अक्षिता की मम्मी। तो ये हमारी आज के जो आपके सामने लाई, ये है अच्छी प्यारी सी फैमिली। सर ने अपना मेहनत करके कठिन परिश्रम के साथ बच्चों को एक फूल जैसे पाला, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। उसी संस्कारों का फल है कि आज बच्ची एक अच्छे मुकाम पे पहुंची है। क्योंकि माँ बाप का जो गोल होता है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एक मेन रोल होता है माँ बाप का। तो बच्ची की माताजी ने भी बच्ची के पीछे काफ़ी परिश्रम लिया, और उनसे ही सुनेंगे हम लोग कि उनका क्या क्या योगदान रहा, कैसे उस टारगेट में पहुँचे। आज जिस बच्चे से आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ वो बच्ची 5वीं क्लास तक बल्लारसा में दिलासा ग्राम में पढ़ी। फिर उनका विजन था, उन्होंने नवोदय में गए। वहाँ से भी रुके नहीं। उस बच्ची का विजन देखिए, उसका गोल देखिए कि मुझे यहाँ तक नहीं जाना है, आउट ऑफ कंट्री में जाके मुझे वहाँ से टॉप बनना है। तो मैं उस बच्ची से आपकी मुलाकात कर रहा हूँ। बेटा बताइए, कैसा आपका लाइफ जर्नी कैसी रही? हाँ। मैं मतलब KG 1 या KG 2 से मैं दिलासा ग्राम में थी। तो वहाँ पे भी CBSE पैटर्न नहीं था, पहले स्टेट था एंड देन सेकेंड क्लास से CBSE आया था। तो सब लोग अभी स्टेट में ही रह रहे थे मेरे फ्रेंड्स, बट फिर CBSE में मुझे जाना था। तो फिर जिद करके फिर उसके लिए भी एग्ज़ाम था, वो भी क्लियर किया और CBSE में एडमिशन ले ली। उसके बाद फिर 5th में नवोदय विद्यालय के लिए एग्ज़ाम था, वो भी एग्ज़ाम दिया, क्लियर कर लिया और नवोदय में ही थी। नवोदय मेरा एक्चुअली 12th तक था, बट फिर 12th के बाद मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना था। तो उसके लिए फिर मैंने कोचिंग लगाई थी 11th-12th में, एंड देन उसके बाद फिर मेरा बायोटेक में लग गया था नंबर, भारतीय विद्यापीठ में। तो फिर वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद फिर और एप्लीकेशंस किए, बहुत सारे एप्लीकेशंस किए थे बाहर के लिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बहुत सारे इससे ऑफ़र लेटर्स भी आए, पर इतने सूटेबल नहीं लगे मुझे
मतलब जो कोर्स मुझे करना था वो ज़्यादा सूटेबल न्यूकासल में था और उनका बिजनेस स्कूल बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और वहाँ से ही सब हो गया। एडमिशन भी पहले टाइम में क्लियर नहीं हुआ था, मतलब एडमिशन हो गया था, जो इंग्लिश स्पीकिंग जो टेस्ट होता है वो भी क्लियर हो गया था, स्कॉलरशिप भी मिली थी मुझे और उनके तरफ से, यूनिवर्सिटी के तरफ से, बट फिर उनको डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई थी, तो फिर वो उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया था। बट फिर सेवरल ईमेल्स डालने के बाद उन्होंने फिर अप्रूव किया, उनकी गलती थी, उन्होंने ध्यान से चेक नहीं किया था, तो उसके बाद फिर एडमिशन हो गया था। तो एडमिशन हाँ, फिर 1 साल सब असाइनमेंट्स और वो सब करते करते, पार्ट टाइम्स, कॉलेज जाते जाते पार्ट टाइम करते करते सब करते करते फिर एग्ज़ाम और वो सब भी क्लियर हो गया, तो वैसे ही फिर रिज़ल्ट और वो सब। तो पकड़ तो देखा साथियों किस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी बताया। तो बेटा एक बात और बताइए कि जैसा आप तो 5वीं क्लास तक थे, 5वीं में तो आदमी के पास कोई विजन उतना नहीं रहता, तो कैसा आपको लगा कि मुझे यहाँ से बाद में नवोदय में जाना है और आगे बढ़, क्या आपके पीछे ड्रीम कौन था, आपके पीछे प्लानिंग क्या थी, कौन प्लानिंग किया? ऐसे देखा जाए तो मुझे नवोदय के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई एग्ज़ाम होती है जो मतलब जिनका ऐसा एजुकेशन फ्री होता है, ये सब। वो तो मेरे मम्मी ने कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाली और उनको पता चला। फिर उसके बाद तब मेरा मन भी नहीं था जाने का नवोदय में, क्योंकि मैं बहुत तब छोटी थी और फिर ऐसे हो गया था कि कैसे बाहर रहूँगी ये वो। फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में भी मैंने इतना मन लगा के एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो बस दे दिया था जितना मुझे नॉलेज था उतना। बट फिर उसके बाद रिज़ल्ट तो अच्छा ही आया, वो बल्लाशाह डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मेरा था और फिर मेरे बाद एक मेरी फ्रेंड थी उसका था। तो तब भी एग्ज़ाम के लिए मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी, बट फिर मम्मी ने ऐसे पढ़ने लगाया था बहुत कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर रिज़ल्ट भी आ गया, तो फिर तब एक्साइटमेंट थी हॉस्टल जाने की और वो सब, तो तब चले गई थी। वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे नवोदय में। हाँ, नवोदय में जो टीचर्स थे और दिलासाग्राम में भी मेरे एक सर थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो तो अभी मतलब ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड नाउ, पर उनके बाद नवोदय में मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो उन्होंने फिर उनके वजह से इतना सब एडजस्टमेंट और वो सब मुझे सीखने मिला। तो तब वहाँ से मुझे ऐसे इंस्पिरेशन आई कि नहीं, मैं भी ऐसे कुछ अच्छा कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, जाना चाहिए। वो सब नवोदय से ही आया मुझे। अच्छा, सारे ड्रीम जो आपके, हाँ, यानी गोल जो आपको नवोदय से मिला नवोदय से। कि मुझे क्या करना है लाइफ में। हाँ। तो मम्मी को दीजिए। ये जो जैसे बच्ची ने बताया कि मुझे मम्मी ने बताया कि नवोदय में डालना चाहिए, तो आपको कैसे लगा कि नवोदय में जाने से कुछ बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है? आपको नॉलेज कहाँ से आया? नॉलेज मुझे पहले भी था सर, जैसे मेरे पापा बताइए आपको, यानी मेरे पापा हेडमास्टर थे। अच्छा। तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत नॉलेज था नवोदय के बारे में, मैं बहुत कुछ सुनी हुई थी। तो मुझे था मेरी लड़की को मैं वो एग्ज़ाम देने लगा तो वो पास हो जाएगी। तो ऐसे तो नवोदय का आपको पता है ज़िले में एक स्कूल रहती है और फ्री शिक्षण है और सब ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते वहाँ पे। तो ऐसे ही इसने एग्ज़ाम में फर्स्ट आई, यहाँ पे बल्लाशाह तहसील में से ओपन कास्ट में फर्स्ट आई है इसको बिठा। तो वो मुझे अच्छा, यानी पहले से मैं यही सोचती थी मेरी लड़की उस एग्ज़ाम दे और पास हो जाए। देखा साथियों किस प्रकार से एक जो बोलते हैं ना कि बच्ची के पीछे जैसा एक मिट्टी तो होती है, ये मिट्टी होती है, उस मिट्टी को कैसी तराशना, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है जिसको कुम्हार बोलते हैं, तो रचना करना, उसके अंदर क्या कौन सा आकार देना, ये कुम्हार का रहता है। तो उस मिट्टी को आकार, मिट्टी तो वही रहती है। उसी प्रकार से एक माँ ने 5 साल की बच्ची को एक ड्रीम दिया कि बेटा आप नवोदय में जाइए, क्योंकि उनके पास विजन था। इसलिए मैं पहली बात में बोला हूँ कि जिन व्यक्ति के पास विजन है, टारगेट है, लाइफ में कुछ करने का जज्बा है, वही आदमी कुछ कर सकता है। तो शायद बहुत कम माँ बाप के पास विजन रहता होगा कि 5 साल में, तो मेरे वक्त आज के उसमें 5 साल में तो माँ बाप को पता ही नहीं रहता कि मेरे बच्चे क्या करने वाली है। और एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बच्ची के लिए एक वरदान है कि उनकी माँ ने सोचा कि मेरी बच्ची को नवोदय में डालना है। तो जब नवोदय में एडमिशन के लिए गए आप,
तो उसकी क्या प्रोसेस थी, मतलब कैसा कैसा आप करें? फॉर्म भरना था। इसको मैं बार बार बताती थी, जा बेटा इस समय में ये 2 महीने में फॉर्म निकलता है, फॉर्म भर देना। रोज जाती थी वहाँ पे काउंटर पे जाके, जैसे ये पूछती थी वहाँ पे टीचर लोगों से, मैम फॉर्म आया क्या। मैं रोज उसको रोज जाते समय बोलती थी। तो फिर फॉर्म आया, फॉर्म उसने स्कूल से ही भरा। फिर भरने के बाद मैं घर में पढ़ाती थी सर, वो बुक वगैरह लेके नवोदय की गाइड आती है उसमें से इसको पढ़ाती थी। एक सर थे, वो सर भी बहुत अच्छे थे, उनको भी थोड़ा सा बोलती थी। हम जहाँ रहते थे उधर ही रहते थे वो सर। तो सर थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप पढ़ाते समय स्कूल में नवोदय का भी थोड़ा सा करें, बाकी के बच्चे भी कर रहे थे सर। तो ये भी कर रही थी। घर में आने के बाद मैं रोज़ रिवीजन देना, पढ़ाना, ये सब मैं करती थी। तो उसने भी खुद मेहनत किया, मैंने बताया, उसने मेहनत किया। फिर जब रिजल्ट आया तब वो बल्ला शाह तहसील में फर्स्ट आई। अच्छा, पूरे ओपन कास्ट नवोदय में फर्स्ट। आप जनरल कैटेगरी से? हाँ, जनरल ओपन कास्ट में डाला था हमने, तब हमारा कास्ट वगैरह होने का था, छोटी थी। तो ओपन कास्ट में फर्स्ट आई और इसके स्कूल की एक लड़की सेकंड है, वो लड़की एससी थी। तो इन दोनों का ही आया बल्लाशाह में। बाकी ज़िले में दूसरे जैसे राजूरा से एक लड़की, इधर से एक लड़की, ऐसे करके बहुत लड़कियाँ, ऐसे 30-40 लड़कियाँ रहती है। फिर वहाँ पे हमने एडमिशन आया तो हमको कॉल आया स्कूल से, तुम्हारे लड़की का नंबर लगे। तो सबसे पहले अक्षिता का ही नाम था, इसके सब मार्क्स अच्छे थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है। देखा साथियों कि आज मैं बोलना चाहूँगा कि आज बहुत सारे जनरल कैटेगरी वालों का शिकायत रहता है कि मुझे आरक्षण नहीं मिल रहा, मेरे बच्चों को कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही सरकार की। आपके सामने ये भी एक एग्जाम्पल, ये भी एक उदाहरण है कि बच्चों के अंदर कुछ आज जनरल कैटेगरी होने के बाद में वो फर्स्ट में आई तहसील में, और अपने दम पे कोई सरकार की आरक्षण नीति, कोई सरकार की कोई क्या बोलते हैं कोई सहूलत कि मतलब मुझे जातिगत कुछ आरक्षण चाहिए, एक जनरल कैटेगरी में रहने के बाद भी इस टॉप पे जाना एक बहुत बड़ी बात है। साथियों, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, आप लोग मायूस नहीं होना है। आप देख रहे हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आप लाइफ में बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने बोला। और आपने जो बच्ची के लिए मेहनत लिया, आपने जो कि नवोदय में ही जाना चाहिए, तो कुछ आपने गोल क्या रखा था कि मुझे बच्ची को क्या बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ऐसे तो हमारा था वो उसको जो पसंद है वो कर। अच्छा, बच्चों के ऊपर छोड़ दिया? हाँ, बच्चों के ऊपर छोड़ दिया था। तो वैसे तो वो टैलेंट थी पहले से, और नवोदय में भी 10वीं में अच्छे मार्कों से पास हो गए। वहाँ पे भी मैं जाती थी, हर सर बोलते थे तुम्हारी लड़की का टेंशन मत लो, ब्रिलियंट है, अच्छे से रहती है। वैसे उसका था ही। अभी उसके हिसाब से हमने सोचा तुमको क्या करना है बेटा, तुम करो, तुम जो भी करना चाहते हो हम कराते। वैसे उसका तो वहाँ पे फ्री शिक्षण था, कुछ भी हमको नहीं लगा। अच्छा। नवोदय में 1 रुपये का भी खर्चा नहीं, सब स्कूल। तो वहाँ फी वगैरह कैसा नहीं भरना पड़ता? कुछ भी नहीं, कुछ सब एजुकेशन फ्री पूरा रहता? फ्री, रहने का, खाने का, सब हमको। मैं 1 रुपये का भी खर्चा हमने बच्चों के लिए नहीं, अक्षिता के लिए नहीं खर्चा किया। 12th तक था, लेकिन इसकी इच्छा थी 2 साल में बाहर प्रिपेयर करूं। ठीक है, ये 11वीं 12वीं हमने बाहर रखा। फिर उसके बाद उसको वहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिला, सीईटी में अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स में पास हो गई थी। तो पुणे में भारतीय यूनिवर्सिटी में इसका नंबर लगा। वो कहाँ 11वीं 12वीं पुणे में किए? नहीं, 11वीं 12वीं यहाँ पे नांदेड़ में की। अच्छा, नांदेड़ में वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं 11वीं 12वीं वही। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वहाँ से भी अच्छे मार्क्स से पास हो गई। फिर उसका गोल वही बाहर जाना था, उसने वो सब अपने इससे कर लिया। स्कॉलरशिप भी मिल गया, आज मेरिट में पास भी हो गई। ये हमारे लिए अच्छी बात है। बेटा, आपको बाहर जाने का गोल आपके अंदर कैसा विजन आया, यानी कि इच्छा कैसी हुई कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, ऐसा क्या ड्रीम था? मतलब एक्चुअली ऐसे मेरे साथ तो ऐसे हुआ था कि जैसे मतलब पहले मैं दिलासा ग्राम में थी, उससे अपग्रेड होकर मैं नवोदय में आई, उससे अपग्रेड होकर मैं पुणे में आई। अभी पुणे से अच्छी सिटी पढ़ने के लिए मुंबई डेफिनेटली जॉब्स के लिए अच्छी है, बैंगलोर डेफिनेटली जॉब्स के लिए अच्छी है, दिल्ली भी अच्छी है, पर इंडिया में ही है। तो फिर उससे अपग्रेड होकर अब मैं जाऊँ कहाँ? तो फिर अब बाहर ही जा सकते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड भी थी, मैंने उससे भी बहुत इन्फॉर्मेशंस ली थी, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, हम भी तो जा सकते हैं, कर सकते हैं कुछ।
तो वो क्या वैसे इसके ही। पीछे प्रोसीजर किया आपने बाहर जाने के लिए? प्रोसीजर एक्चुअली मैंने पहले तो खुद से ही बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर किया गूगल से, जो भी ऑनलाइन साइट, यूट्यूब वीडियोस, ये सब से मैंने पहले पूरा सब इन्फॉर्मेशन ले लिया कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या ड्रॉबैक्स है, ये सारी चीज़ें। फिर यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, कहाँ कहाँ मैं जा सकती हूँ। उसके बाद लोन के लिए मैंने सबसे पहले तो देखा अच्छा। कि लोन अगर मिल सकता है तो ही फिर मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैंने और पापा ने तो बहुत हम घूमे थे लोन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दे रहा नहीं था लोन। जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी उन मतलब वो यूजुअली लोन नहीं दे रहे थे। अच्छा। फिर बहुत नागपुर गए हम, यहाँ वहाँ बहुत कुछ करने के बाद फिर हमने यूनियन बैंक बैंक ऑफ यूनियन, हाँ कंसिडर किया। फिर उन्होंने जो मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए थी वो उनके लिस्ट में थी कि वो मतलब उन यूनिवर्सिटीज़ को वो लोन देता है, एजुकेशन लोन। फिर मैंने वहाँ पे उनसे फिर लोन लिया। लोन लेके फिर आगे का सारा प्रोसेस, जैसे ही मेरे हाथ में सैंक्शन लेटर आया, ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से आ गया था, फिर वही सब। लोन का प्रोसेस पापा ने किया? हाँ, मतलब पापा और मैंने दोनों ने बैंक में जाके इससे सब। सर क्या प्रोसेस किया इसका लोन के लिए? उसके लिए तो सर पहले वो जो मैनेजर साहब थे उनसे बातचीत किए। उन्होंने बोले क्या ऐसा ऐसा जो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी न्यू कैसल जो यूनिवर्सिटी उसमें उनके इसमें बैठा है, तो ठीक है हम लोन देने को तैयार है, बच्ची टैलेंट है तो ज़रूर देंगे। वो आए, फॉर्मेलिटीज़ किए, फिर उसके बाद लोन पास हुआ। उसके बाद हमने लोन पास होने के बाद फिर बच्ची को फॉरेन भेजने की तैयारी की। तो उसमें क्या मतलब अप्लाई करने के लिए कुछ क्या कुछ आपका दिखाना पड़ा कि मुझे इनकम का भी कुछ रहता है क्या? इतनी इनकम रहे तो ही मिलेगा? इनकम का वगैरह कुछ नहीं है सर, लेकिन उसका जो पहले प्रेफरेंस रहता ऑफर लेटर का। अच्छा। जैसे ऑफर लेटर आया तो ऑफर लेटर में से वहाँ जो उनके बैंक के इसमें जो रहता है यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो ऑफर लेटर था वो यूनिवर्सिटी उनके बैंक वालों के इसमें था, तो उसकी वजह से उन्होंने कंसिडर किया कि चलो लोन दे देते। फिर लोग आए, बैंक वाले आए, फिर हमारे मैडम के बातचीत किए, बच्ची से बातचीत किए, वो टोटली फॉर्मेलिटीज़ हो गई घर में। फिर बैंक में ऐसा करे, फिर बैंक वालों ने लोन पास कर दिया। 33 या 35 लाख का लोन, एजुकेशन लोन करके फिर बच्ची गई है। इसमें बहुत दिक्कतें आई, बहुत समस्याओं को सामना जाना पड़ा बच्चों को। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची नहीं, यहाँ की इंडिया की हो, चंद्रपुर की हो, जो भी बच्ची पढ़ना चाहते बाहर, तो उन्होंने अपना जो मनोबल पक्का करना चाहिए कि मैं कैसी जाऊँ, तो जाना चाहिए, बच्ची जाना चाहिए। और आगे मम्मी पापा का भी नाम रोशन करना है। डरना नहीं है, बेटी हो या बेटा हो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब लोग अपने इंडिया वाले हैं, जो जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाले भी उनको सपोर्ट करेंगे, अच्छे चाहने वाले भी है, वो फ्रेंड्स है, नेबर्स है, जो भी है वो अच्छे लोग हैं। सब वो ये करना चाहिए, उन्होंने जाने की तैयारी करना है। मेरा यही कहना है बाकी बच्चों को। जैसे मेरी आज बच्ची गई है, टॉप की है, तो बाकी बच्चों ने भी जाके टॉप करना चाहिए। जाने की डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बस हिम्मत से काम लेना चाहिए। यस, हिम्मत से काम लेना चाहिए। मेरा और एक एम है मेरा बच्ची का, जो हमारे IPS विश्वास नागरी जो साहब थे, है अभी, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, उनके डैडी ने बोला था कि बच्चा तू एक लाल दिव्य की गाड़ी में बैठ के आना चाहिए। वैसा उन्होंने बोला था। तो मैं वही बच्चों को बताता था, आज तुम जो भी पढ़ाई करो, तो वो जो साहब ने, जो मेरा जो विश्वास नागरी जो सर है IPS, उन्होंने जो भी जो बोला था उनके डैडी ने, वही मेरा भी एक सपना है कि मेरे बच्चों भी है, वो भी एक लाल दिव्य की गाड़ी में बिल्कुल अधिकारी बन के आना चाहिए। और मेरा तो ये कहना था बच्ची को, तो एक IPS अधिकारी बन के आना है। मैं डिपार्टमेंट का देख चुका हूँ कैसा है, क्या डिपार्टमेंट हमारा वेल है, सब कुछ अच्छा है। तो इससे मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि तू बेटा आगे की पढ़ाई UPSC क्रैक कर, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरी बच्ची कर सकती है। बिल्कुल कर मेरे को यही कहना है, और बाकी बच्चों के लिए भी यही करना है कि कहना है बाकी जो भी बच्चे हैं
अपने चंद्रपुर महाराष्ट्र के देश के जो भी है, डरना नहीं चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पढ़ाई करके, पढ़ाई एक ऐसी ताकत होती है क्या आगे वो उन्नति कर सकते। बस मेरा ये कहना है, बाकी ठीक। तो देखा जाए तो किस प्रकार से काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने बताया कि बच्चों ने हिम्मत रखना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। आज देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बच्चे हिम्मत हार के आज कम एज में लोग सुसाइड करते हैं, ये करते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कभी भी लाइफ में हिम्मत नहीं हारना है। आपको कभी भी आपको लगा कि मुझे मेरी दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ ये सब विचार आया, कुछ नहीं, आंख बंद करके सोचना है कि आगे भी सोचना है कि और अगेन फिर से एक बार हम ट्राई करेंगे। तो कोशिश करते हमेशा रहना है। तो बेटा बताइए कि कैसा आप जब इंडिया से गए, है ना, तो इंडिया से जाने के बाद में आपको जैसे इंटर किए आप यूके में गए, तो कैसा वहाँ को कुछ बताइए कि कैसा आपको लगा, इंडिया के माँ बाप की याद आती थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। मतलब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मेरे साथ मतलब जैसे हमारा एडमिशन हो जाता है तो यूनिवर्सिटी वाले ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको, इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक ग्रुप में वो ऑलरेडी ऐड कर देते हैं। तो मुझे भी उन्होंने ऐड किया था। तो वहाँ से मैंने लोगों से भी बात करी कि कौन से कोर्स के लिए कौन कौन है, और ऑलरेडी मेरे साथ मेरी मतलब प्रीवियस कॉलेज की जो फ्रेंड थी वो थी ही मेरे साथ। अच्छा। तो ऐसे ही मैंने 2-3 लोगों से दोस्ती करी और हम सब ने फिर एक ही डेट डिसाइड करी जाने की, ताकि फिर सबको सपोर्ट हो एक दूसरे का। तो एक ही दिन हमने डिसाइड किया, एक ही साथ टिकट की, फिर हम गए। और मेरा वो भी फर्स्ट टाइम ही था, मतलब मैं फ्लाइट से भी फर्स्ट टाइम ही गई थी, उसके पहले मैं नहीं गई थी। तो वो सारी चीज़ें हुई, फिर हम सब लोग वहाँ पे गए, फिर हमने टैक्सी बुक करी। हमने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस वो सब देख लिए थे कि कैसे करना है, कैसे टैक्सी बुक करनी, कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे। फिर भी हमने एयरपोर्ट में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली थी कि यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली क्या होता है, यूनिवर्सिटी में गए थे? न्यूकासल यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ वाले होते हैं वो यूजुअली ऐसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने का जो वीक होता है उनमें अपनी वैन भेज देते हैं ताकि वो स्टूडेंट को कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी ले आए और स्टूडेंट्स वहाँ से जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जाए। और हमने प्राइवेट टैक्सी बुक कर दी थी क्योंकि हमारा हॉस्टल थोड़ा पहले था, तो हम टैक्सी बुक करके गए। फिर हॉस्टल वगैरह सब रजिस्टर किया, उन्होंने रूम वूम अलॉट कर दिए थे। उसके बाद पहला काम तो हमने ये किया कि हम यूनिवर्सिटी देखने चले गए कि यहाँ से कितना दूर है, कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा जो भी शॉपिंग था उधर के ठंडी के हिसाब से ब्लैंकेट और वो सारी चीज़ें वो सब खरीदी। फिर पहला दिन तो मैंने डिनर तो ऐसे मैगी ही खाया था मैंने, मेरा पहला डिनर तो वही था। फिर वहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड मिली, तो मतलब वहाँ पे मेरे सामने वाले रूम में रहती थी, उसने मुझे दूसरा खाना ऑफर किया। तो वैसे धीरे धीरे फ्रेंड्स बने सब। बीच में जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम था तब मुझे घर की बहुत याद आती थी, पता नहीं क्यों पर आती थी। वहाँ पे छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा, तो वो टाइम पे भी मतलब ठंडी की वजह से और ज़्यादा दर्द होता था, तो कुछ रहता नहीं था किसी को बताने के लिए, रात में किसको डिस्टर्ब करने जाए। तो ऐसी सारी चीज़ों की वजह से बहुत याद आती थी। फिर पार्ट टाइम भी उसी टाइम पे मैंने एप्लीकेशंस किया, पार्ट टाइम भी लग गई। अच्छा, फर्स्ट ईयर में? हाँ, मतलब मैं गई थी सितंबर और मेरी नवंबर को पार्ट टाइम लग गई थी, 1 महीने बाद ही तुरंत। तो पार्ट टाइम भी करना, जॉब भी करना, फिर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। पर मैंने वहाँ पे जो फ्रेंड्स बनाए वो मेरे लिए उन्होंने मेरे लिए मतलब बहुत उनका सपोर्ट था। मैं पार्ट टाइम जाती थी तो वो खाना बना के रख देते थे, ऐसे सब बहुत अच्छा था। तो अप्रैल से पहले मुझे बहुत याद आती थी घर की। फिर मैं अप्रैल में आ गई थी एक बार सबसे मिलने। फिर उसके बाद तो इतना नहीं आया क्योंकि उसके बाद आदत हो गई थी। तब पता था कि अब मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है, अभी जाके पढ़ाई करनी है। तो ऐसे सब ऐसी क्या फ़र्क लगा आपको इंडिया के और उस कंट्री के, एक वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का एक डिसिप्लिन, मतलब क्या फ़र्क लगा इंडिया और उसमें फ़र्क क्या लगा? इंडिया में मतलब डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम में ज़्यादा है। वो लोग बहुत ही सारी चीज़ों को लेके पर्टिकुलर होते हैं जो इंडिया में नहीं है। पर फिर भी जो भी मतलब मैं यूके जाके मैंने इंडिया से ही सब सीखा है, सीख के मैंने अप्लाई वहाँ किया। बाकी ऐसा कुछ इतना डिफरेंस नहीं था। ऑब्वियसली जब मतलब कोई
त्योहार वगैरह आता था तो बहुत घर की याद आती थी। पर वहाँ पे भी ऐसे मंदिर वगैरह है तो वो लोग है, सब वहाँ इंडियन सेलिब्रेट, लोग है काफी। हाँ इंडियन पूरी कम्युनिटी ही है वहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है और मंदिर भी है, हिंदू टेम्पल। तो जब भी कुछ ऐसे फेस्टिवल होता था हम वही चले जाते थे, वही सब सेलिब्रेट करके फिर घर आना। तो ऐसे कभी कभी कोई कोई पॉइंट पे तो याद आती थी घर की, पर फिर सब ऐसे इंडियन लोगों को देख के हो जाता है। और ऐसे डिफरेंशिएट तो मैं नहीं कर सकती दोनों कंट्री में, तो डिसिप्लिन और वो सब हाँ, तो ज़्यादा वो तो है ही है ही है। है। और उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग है, अलग है। वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा। अगर कोई चीज़ पढ़ाई तो उनको अप्लाई करना वो Apply सब करना चाहिए। सिखाते हैं ऐसे। और बहुत सारे सेमिनार्स तो हमारे हर वीक होने के, और वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स बहुत होते थे, और वो अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे मतलब हम जो अप्लाई करते हैं वो एक्सपीरियंस आता है इससे सब। और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे वहाँ पे, सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पे, स्पेसिफिकली जो बाहर से आते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ कभी घर की याद आती है, ये सारी चीज़ें तो वो बहुत तकलीफ देती है स्टूडेंट्स को। पर उन्होंने वो स्पेशली टीचर्स ने बहुत, मतलब जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने वो मेन ऐसी चीज़ बना ली है, मेंटल स्टेट। तो कुछ भी बात करनी हो हम फ्रेंड्स को नहीं बता सकते तो हम हमारे टीचर्स से जाके बात कर सकते थे। अगर कॉलेज या स्कूल में बात नहीं करना हो तो उनको कॉफ़ी पे भी कहीं जाके बात कर सकते थे, बता सकते थे। स्टडीज से रिलेटेड वो ना भी हो तो भी चले। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, तो ऐसा वहाँ पे मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। और सबको एकदम इक्वल वो लोग ट्रीट करते हैं, कोई भी चाहे काम करे। मैं भी जहाँ पे काम करती थी पार्ट टाइम में तो ऐसे क्रू मेंबर्स की काम करती थी, पर वहाँ पे जो कस्टमर्स आते थे उन्होंने बहुत मुझे ऐसे अप्रिशिएट किया है, बहुत सबको इक्वल देखता है वहाँ पे, ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कि ये का छोटा काम करता है, रेस्टोरेंट में काम करता है तो इसको हम ऐसे बुलाएंगे। वो इंडिया में जैसा है वैसे वहाँ नहीं है। इंडियन लोगों के लिए वहाँ कुछ अलग है, मतलब एक जो दिल में रहता है ना भेदभाव, या इंडियन है इसके साथ ऐसा कुछ नहीं, कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है, रेसिज्म जो बोलते कभी हैं। हुआ ऐसा? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बट कुछ चीज़ें होती है, बट ऐसे अभी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है। पहले बहुत था पर अभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं जहाँ पे मतलब पार्ट टाइम करती थी वहाँ पे भी बहुत 30% डाइवर्सिटी थी। अच्छा। तो मैं इंडियन, मेरे भी फ्रेंड्स मेरे साथ काम करते थे, 2-3 इंडियंस थे और नाइजीरियंस भी थे। तो ऐसे डिफरेंट, मतलब उन्होंने ऐसे कभी डिफरेंशिएट नहीं किया अच्छे से। नाइजीरियन लोगों का रहता है ना अक्सर वहाँ पे कि गोरे काले का ऐसा कुछ तो भी चलता हाँ, ना वहाँ? पहले होता था पर अभी नहीं होता, अभी सब अच्छा, इक्वल, सब सब equal के लिए। हो और उनके लिए रूल्स भी है। अगर हमको ऐसा लगता है ना कि ये लोग हमारे साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हैं तो वो जाके ये करते हैं, मतलब कंप्लेन कर सकते हैं हम अच्छा, हमारे कर सकते मैनेजर्स हैं, को। हाँ। हाँ, तो वो ये वो करते हैं। सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं, तो कंप्लेन डाल सकते हैं। तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ इससे। तो आप उस यूनिवर्सिटी में सबसे मेरिट में सबसे टॉप पे है? हाँ, मतलब ऐसे मतलब रैंक्स ही होते हैं, तो वैसे अभी मेरिट वालों की अलग लिस्ट, पास फिर ऐसे सब वैसा था। कैसा आपको लगा कि जब आपको एक अदर कंट्री में जाके और वहाँ पे जाके टॉप पे आना, उस पल का कैसा आपको महसूस? नहीं, मतलब एक्चुअली ऐसा था कि रिजल्ट तो मैंने देखा ही नहीं था पहले। जब रिजल्ट आया था तब मैं पार्ट टाइम पे ही थी, मेरी शिफ्ट चल रही थी। मेरा एक फ्रेंड आया, उसने बोला रिजल्ट आया है, हम सारे फेल हो गए, हम सब बहुत फेल हो गए। फिर मुझे टेंशन होने लगा कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं। मैंने मैनेजर से फिर ब्रेक के लिए पूछा, उन्होंने ब्रेक दिया। तो मैंने घर पे कॉल किया कि सब ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं देखूंगी रिजल्ट। तो मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं होता, देख ले। सबके मैसेजेस अच्छा, भी आए हुए थे कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, ऐसे। फिर बहुत हिम्मत करके, मैं देखने ही वाली नहीं थी रिजल्ट, बहुत हिम्मत करके फिर रिजल्ट देखा। तो फिर मम्मी को पापा को कॉल करके बताया ऐसा ऐसा रिजल्ट आया। सब लोग एकदम खुश थे, पर वो एक एंजाइटी थी, वो पूरे रात भर मेरे ऐसे दिमाग में चलता रहा चल ही रही थी, तो धक धक हो ही रहा था। तो फिर ठीक है, उसके बाद फिर अक्टूबर में मेरा रिजल्ट आया था और दिसंबर में हमारा कॉन्वोकेशन हो गया ऐसा। और आप इस देश के जितने भी युवा हैं जो आज सोच रहे, प्लान कर रहे कि मुझे लाइफ में क्या करना, क्या सब कंफ्यूजन में चल रहे हैं बहुत सारे जो आज का युवा है,
तो आपका संदेश क्या है उनके लिए, आप क्या संदेश देंगे, एक मोटिवेशनल संदेश? मतलब कन्फ्यूजन तो हर चीज़ में आता है, मतलब मुझे भी कन्फ्यूजन बहुत हुआ था जब मैं अपना फील्ड चूज़ कर रही थी। कन्फ्यूजन तो आएगा ही डेफिनेटली, बट फिर और अगर इनकेस गलत डिग्री भी कर ली तो कोई बात नहीं है, बहुत ऑप्शन है आजकल, बहुत कुछ कर सकते हैं लोग सब। मतलब कन्फ्यूजन हो जाए तो पीछे तो नहीं आते, नहीं आना चाहिए। अगर गलती हो गई तो वापस से फिर तब तक तो विजन आ ही जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे ही मतलब कन्फ्यूजन हो या जो भी हो, जो करना है वो तो करना ही चाहिए, करना चाहिए। वही मेरा तो यही बोलना है कि जाना चाहिए, बाहर जाना है तो डेफिनेटली जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम जाना नहीं है। चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, सबसे मेन जो चीज़ें यहाँ पे सीखने नहीं मिलती वो शायद वहाँ कॉन्फिडेंस एक डेवलप होता है, अपने पैर में आदमी हाँ, खड़ा हो। और इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान, आना जाना सब ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। पहले मुझे भी नहीं था इतना कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगता मैं अकेली कैसे जाऊँगी कैसे करूँगी, पर अभी आना जाना सब मैं अकेली करती हूँ तो इतना कुछ लगता नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस एक अलग है। पहले मैं बहुत लोगों से बात करने में भी डरती थी कि मैं कैसे जाके बात करूँगी, शॉपकीपर से भी मैं जाके बात नहीं कर पाती थी, पर आज इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, सारी चीज़ें आ गई है, तो ऐसे मतलब इंडिया में भी बहुत ऑप्शन है, इंडिया में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है अभी, पर बाहर जाना चाहिए। बाहर जाने का अगर कोई सोच रहे तो डेफिनेटली जाना चाहिए। हाँ 100% जाना चाहिए, और पर उससे पहले बहुत रिसर्च करके जाना चाहिए, ऐसे ही बस यूके या यूएसए या कहीं जाना है तो नहीं, बहुत रिसर्च करके और फीस और वो यूनिवर्सिटी सब देख के जाना चाहिए, क्योंकि कोई एक बार एजेंसी के द्वारा गए थे क्या आपके? हाँ मैं एजेंसी के द्वारा एजेंसी के गई थी, द्वारा। हाँ, तो उन्होंने भी मेरे मतलब उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। जब मेरा रिजेक्शन आया था तो 21 डेज हम लोग मतलब 21 डेज कुछ उनकी तरफ से अपडेट ही नहीं था, तो बहुत मैंने तो कहाँ से लोगों की मेल निकाल के उनको ईमेल किया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का टाइम था वो, तो समझ नहीं आता क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट भर दिया था, मतलब फीस के लिए जो पहला डिपॉजिट अमाउंट भरना होता है वो मैंने भर दिया और उसके बाद रिजेक्शन आ गया था। तो और मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जनवरी में अप्लाई करूँ और जनवरी में जाऊँ, क्योंकि मुझे जाना सितंबर में ही था, क्योंकि सितंबर में अगर जाऊँ तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी यहाँ पे हायरिंग्स होते हैं पार्ट टाइम के लिए, जनवरी में जाती तो पार्ट टाइम के लिए हायरिंग नहीं होता था, तो वहाँ पे और मुझे वेट करना पड़ता कुछ महीने, तब बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए फिर बहुत मुश्किल से 21 डेज हमने कैसे सबको ईमेल किया, कहाँ से ईमेल ढूंढ के निकाले, बहुत लोगों को कांटेक्ट किया। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी का जो करियर पेज है वहाँ पे स्टूडेंट के रिव्यूज़ होते हैं, वो स्टूडेंट्स को मैंने कांटेक्ट किया। फिर इतना सब करने के बाद उनका अप्रूवल आया था मुझे, ऐसे कि उनके तरफ से मिस्टेक हुआ, तो वहाँ पे एडमिशन लेना भी मेरे लिए तो ईजी नहीं था, ऐसे बहुत लोग जाते हैं आजकल, पर मेरे लाइफ में वो एक स्ट्रगलिंग पार्ट ही था, मेरे लिए वो इजी नहीं था वहाँ एडमिशन लेना, क्योंकि लोन के टाइम पे भी हम लोगों को बहुत दिक्कत आई, लोन भी नहीं मिल रहा था और मेरे रिजल्ट्स भी अच्छे थे, तो मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए भी मैंने ट्राई किया था, पर कहीं से स्पॉन्सरशिप मतलब जो भी हमारे मतलब मिनिस्टर्स वगैरह उनको भी मैंने ट्राई किया था स्पॉन्सरशिप के लिए, वो भी नहीं हो पाया, पर फिर हमने लास्ट ऑप्शन लोन का रखा, और लोन में तो बताया आपने, हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मम्मी मतलब मैं और पापा हम बहुत जगह गए थे लोन के लिए। अच्छा, और एक बात बताइए कि जैसे उतने दिनों में कभी आपको लगा कि माइंड में कि कुछ अकेलापन, पापा मम्मी यहाँ है उनकी याद आ रही, तो उस समय जब आपने घर में अगर फ़ोन किए तो आपको कैसा सपोर्ट करते थे आपके पापा मम्मी? कभी तो ऐसा लगता था कि फिर से वापस आना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं मतलब ऐसे तो मुझे कभी ऐसे याद आ रही कि घर जाना है, ऐसे नहीं लगा, डिमोटिवेट नहीं हुए आप हाँ, कभी? कभी वैसे नहीं हुआ, घर जाना ऐसे नहीं हुआ था, मैं पहले से ही बाहर थी तो मुझे आदत तो एक थी बाहर रहने की, बस इतना था कि थोड़ा और ज़्यादा दूर हूँ। हाँ, तो दिवाली या ऐसे कुछ होता था ना तब मुझे थोड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मेरी लास्ट ईयर की जब दिवाली थी तब मेरा असाइनमेंट सबमिट करना था, सब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं पढ़ाई कर रही थी ऐसे, तो तब मुझे थोड़ा सा लगा, पर ऐसे कभी नहीं लगा कि वापस जाना चाहिए, यहाँ पे क्यों आई हूँ मैं, ऐसे कभी मुझे नहीं लगा, अब आई हूँ तो करना तो है ही है। तो आपका गोल क्या है, क्या लाइफ में और आगे क्या करना है आपको?
मतलब अभी पापा ने तो बताया जैसे आपने कि वहाँ से तो टॉपर कर लिया, अब आगे का क्या प्लान है? अभी मुझे वहाँ का 2 साल का और वीज़ा है मेरे अभी और पास। जाना है? हाँ, मैं अभी फिर जाऊँगी, जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। वहीं पे? हाँ, वहीं पे 2 साल जॉब करूँगी, फिर तो मुझे इंडिया ही आना है, क्योंकि इंडिया मतलब अभी इंडिया में जैसे पापा ने रहना है। बोला आपको यूपीएससी की हाँ, तैयारी करना है। मुझे भी ऐसा था यूपीएससी के लिए करना है, पर ऐसे कभी चांस नहीं मिला, क्योंकि एक बाहर जाने का मेरे माइंड में हो गया और उसके बाद फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कभी। तो अभी करना है यूपीएससी की तैयारी? हम पापा की भी इच्छा है, मेरी भी उनकी इच्छा बहुत है। बड़ा ड्रीम है। हाँ, पर अभी अगर मेरी जॉब लग जाती है तो फिर तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट 110% लाइफ में एक बार भले मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ, हाँ। पर एग्जाम तो जरूर दूंगी। यूपीएससी हाँ, पढ़ाई हुई मेरे से हाँ, तो ठीक, हाँ, नहीं हुई तो भी ठीक, पर एग्जाम तो 110% दूंगी ही दूंगी। और एग्ज़ाम देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, और आपको देखने वाले दर्शकों की सभी की दुआएं हैं आपके साथ है कि आपके पापा के ड्रीम, पापा मम्मी की जो ड्रीम है कि आपको एक लाल बत्ती की गाड़ी में बैठना है, और ज़रूर बैठोगे। अब जब बैठेंगे हम फिर से वीडियो निकालेंगे, फिर से उसको करेंगे, और जरूर पढ़ाई बैठोगे, अगर मेरा मैंने की, commitment मुझे है। और आपका गोल वही रखिए, जैसे पापा ने किया यूपीएससी की, तो आप, मेरा एक सुझाव है कि आप यूपीएससी की तैयारी करिए, और ज़रूर आप उस मुकाम तक पहुँचोगे। जो आपका जो बचपन से जो 5वीं क्लास से जो ग्रोथ जैसे पता चल रहा है ना, वो देख के लगता है कि आप यूपीएससी से भी टॉपर बनोगे। मेरा अगर मुझे चांस मिलता है, टाइम मिलता है, सब पॉसिबिलिटीज होती है बिल्कुल पढ़ाई मिलेगा, की, बिल्कुल तो मिलेगा। 110% माइंड में एक ठान लीजिए, जो बोलते हैं ना अपना सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दीजिए कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करना है, उसमें टॉपर आना है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये कभी भी आपको पॉजिटिव ही करना है। तो अभी एक छोटा सा 2 मिनट का एक पूछना चाहूँगा, मम्मी की दीजिए। कभी जैसा ये बच्ची गई तो कुछ लगा आपको, मायूसीपन लग रहा था कि बच्चे उतनी दूर जा रही, क्या है, कैसा, हिम्मत कैसे आपने दिया बच्चे को? हिम्मत तो मैं उसको देती थी, लेकिन मुझे मायूसी थी क्योंकि अच्छा। मेरी लड़की कैसे रह पाएगी। हाँ। सब अलग अलग लोग हैं, यहाँ पे अलग था, अपने हाँ। देश में अलग था, बाहर देश जा रहे, कैसे लोग मिलेंगे, हाँ। क्या होगा, डर था, डर वो था। डर रही थी वो वहाँ एडजस्ट होने तक। हाँ। वो जैसे कुछ भी कॉलेज जाते समय, आते समय, जैसे कैसे जाना है, क्या जाना, वो डर मायूसी थी, बहुत ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे वो जब एडजस्ट होने लगी, थोड़ा सा डर मेरा कम हो गया। तो काफ़ी अच्छा हिम्मत आपने दिखाया। हाँ, मैं उसको हिम्मत देती थी। अच्छा, लेकिन मैं खुद माँ अंदर होने से, के नाते वो तो लगता है। हाँ, उसको ऐसे बोलती थी, नहीं कराना है, इतने बच्चे गए हैं, तू अकेली तो नहीं, पहली बार तो नहीं गई, तू अकेली नहीं गई, ऐसा करके मैं हिम्मत देती थी। कभी उसको ऐसे डराती नहीं थी, कैसे रहेगी क्या, मैं वो सब पहले से नहीं की। हाँ। जब नवोदय में 5वीं में थी, इसके पापा रो रहे थे, लेकिन मैं कभी रोई नहीं पहली अच्छा, बार ये उसको छोड़ने। भावुक होते थे? हाँ, ये भावुक हो गए, रोने लगे मेरे सास, हाँ। मेरे सासू माँ और ये, लेकिन मैं रोई नहीं। लेकिन लड़की को कुछ करना है तो उसके सामने रो मत। मैं खुद बहुत डरने वाली हूँ, लेकिन मैं उसको डराती नहीं, बच्चों को डराती नहीं, ऐसे बोलती हूँ नहीं, करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, हमने नहीं किया तुम लोग करो, जैसे मैं ऐसे बताती हूँ। लेकिन खुद बहुत डरी हुई हूँ मैं अंदर से। लड़की अच्छा, जब रिजल्ट वहाँ आपने सुना कि एकदम टॉपर में आई, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस समय, कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा और बहुत रोना भी आ गया था, उसका स्ट्रगल वो सब याद आने लगी। बच्ची इतना सब कुछ करके कामयाब हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी अच्छा जॉब मिले उसको वहाँ पे, अच्छे कंपनी में, यही एक उसके साथ दुआ है। बिल्कुल मिलेगा, अच्छा मिले, यही है, उसको एक अच्छी जॉब मिल गई, तब हम, हमारी खुशी और दुगनी हो जाएगी। आप देश के जो हमारे बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, तो हम उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनके जो माँ बाप हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए पेरेंट्स के नाते, माँ बाप के नाते? मैं पेरेंट्स के नाते ये संदेश देना था, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बच्चे जाना चाहते हो तो उनको रोकना नहीं चाहिए। हर माँ बाप का ये फर्ज है, उनको उनके हिसाब से उनको अच्छा करने का उनका है, तो उनको अच्छा कराओ, उनको हिम्मत देके उनको भेजो, उनको हिम्मत कमज़ोरी मत लाओ उन पे। हम रो धो के ये सब करके, हम डर के, उनको भी डरा के मत रखो। आगे जाके उनकी मंजिल हमेशा अच्छी होगी और खुद कामयाब भी हो जाएंगे सब बच्चे। आप लोग थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ बच्चों को। मेरी यही प्रेरणा है, जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए तो ये प्रेरणा है। सभी माँ बाप अपना बच्चों को भेजना चाहिए, लड़की हो या लड़का,
दोनों में कभी भेदभाव मत कीजिए, अंतर मत कीजिए, सभी को समान रखिए। आजकल का बहुत बड़ा अभी तो समाज में परिवर्तन हुआ है, उसके हिसाब से अच्छा करना चाहिए। बच्चों को माँ बाप का ही हिम्मत रहता, बाकी किसी का नहीं रहता। माँ बाप के ऊपर ही, माँ बाप बच्चों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। हमने हमारे लड़के पे बहुत भरोसा किया, मुझे 100% भरोसा था मेरी लड़की अच्छा करके ही आएगी, करके आई। बराबर। तो पहली बात तो माँ बाप भरोसा करे बच्चों पर और उनको हिम्मत भी दे। ये तो मैं सभी माँ बाप को प्रेरणा देती हूँ। आधे माँ बाप तो बच्चों पे भरोसा नहीं करते, उनकी सुनते भी नहीं, लेकिन हमने तीनों बच्चों को, हमारे बच्चों को सुन के हमारे बच्चों को ऐसे ही प्रेरणा, यानी यही प्रेरणा है सबकी माँ बाप की। कोई भी डरे मत, माँ बाप भी डरे मत, बच्चों को भी डराए मत। आगे तो डर के आगे तो बोलते हैं ना जीत है, ऐसे हिम्मत से काम करें। हमने वैसे ही किया, हमारे डर के आगे हमें जीत ही मिली है। तो बहुत अच्छा। धन्यवाद आप। तो सर आप एक पिता के नाते एक संदेश दीजिए, जो देख रहे हजारों बच्चे देखेंगे, और पेरेंट्स के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी बच्चों को? पेरेंट्स के नाते मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमने हमारी बच्ची को विदेश में भेजा पढ़ने के लिए, उन्होंने भी अपने बच्चों को भी विदेश में भेजना चाहिए। हिम्मत दे के भेजना चाहिए, बेटा कुछ नहीं होगा, सब कुछ है। अपने देश में जैसा है वैसा भी उधर ही है। ऐसे अपने देश का बच्चे रोशन करते नाम, उधर भी करना चाहिए अपने देश का नाम रोशन। भाई यही संदेश है मैं देना चाहता हूँ। डरे नहीं, माँ बाप ने डरना नहीं चाहिए, बच्चों को भी डरना नहीं चाहिए। और जितना बच्चे पढ़ोगे पढ़ने देना चाहिए उन्हें, बस यही एक मेरा संदेश है। बस बाकी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ मैं। बाकी सब देशवासियों को जो भी है अपने सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे ने जो भी आज स्ट्रगल करके एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे, मेरिट आई है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बस यही बोलना चाहता हूँ, बस बाकी कुछ। तो धन्यवाद सर। आप लोग भी हमारे इस चैनल द्वारा आपने बहुत सारे लोगों की मदद होगी। कुछ माँ बाप जो नर्वस रहते हैं कि मेरे बच्चों को क्या कराना, उनके पास गोल नहीं रहते, विजन नहीं रहता है, पैसा रहता है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं रहता कि करना क्या है। तो हो सकता है उनको बहुत सारी हिम्मत आएगी और उन बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद बच्ची को मिलेगा और ज़रूर लाल बत्ती की गाड़ी में बैठेंगी। आज ये मेरा एक ईश्वर से दुआ भी है और एक मैं हमेशा दुआ करूँगा कि ज़रूर उसके सपने पूरे हो। और मैं दर्शकों से भी अपील करूँगा कि आप लोग भी ये जो चैनल देखेंगे, ये जो मुलाकात देखा आपने, इस जो वीडियो है उसको और भी लोगों को शेयर करेंगे कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले बहुत समय और भी अच्छे बहुत सारे वीडियो आपके पास आने वाले हैं। बहुत सारे टैलेंट आपके पास आने वाला है। आप इस चैनल के साथ जुड़े और आपने इतना समय दिया, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।